हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टैट हिंदी एंड नॉन मेडिकल 2026 एग्जामिनेशन के लिए इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट फ्रीडम फ्रॉम फियर? आन सान सू की द्वारा फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फ्रीडम फ्रॉम फियर। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एक पुस्तक है महात्मा गांधी की हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक ये महात्मा गांधी ने 1909 में लिखी थी। ओके, ये भारतीय स्वतंत्रता पर आधारित थी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी की बायोग्राफी महात्मा गांधी ने जो खुद लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की भी एक ऑटोबायोग्राफी है जिन्होंने खुद लिखी है पुस्तक, उसका नाम है इंडियन पिलीग्राम। ओके, इसको याद रखें, इंडियन पिलीग्राम ये पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म्ड कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल किसने बनाया था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये पार्टी राजनीतिक दल 1977 में बना, 1977 में बना। और किसने बनाया? बाबू जगजीवन राम द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा एक दो मेंबर और भी थे इसमें। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज फंडामेंटल राइट्स आर क्लासिफाइड? मौलिक अधिकारों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? फंडामेंटल राइट्स, हमने कल की वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। ये संविधान के भाग 3 में है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। कौन से भाग में है? ये संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ये कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? मौलिक अधिकार हैं टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में संविधान में हमारे, 6 फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो एक 7th आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको खत्म कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी इसे अब लीगल राइट बना दिया है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, ये आर्टिकल 31 में था जिसे अबॉलिश कर दिया गया है, ये आर्टिकल को हटा दिया गया है। अब इसे आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। इसे कब समाप्त किया गया था? आर्टिकल 31 को समाप्त किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन विच आर्टिकल द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 66 में कहा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे अगर देखें आर्टिकल 60 में, तो यहाँ इसमें आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया है। आर्टिकल 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग। ओके, और आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है कि किस प्रोसेस से इलेक्शन होंगे उपराष्ट्रपति के। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 63 जिसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया है भारतीय संविधान में। आर्टिकल 63 में बताया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला जो सर्वोच्च पद है भारत का, पहला नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कैसे होते हैं? इनके इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड से इन्हें चुना जाता है क्योंकि राज्य के जितने भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हैं या फिर वो लोकसभा के मेंबर हैं, ओके, ये सभी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, यानी यही वोट डालते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय वर्तमान उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 44th जो संवैधानिक संशोधन है वो कब पारित किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में पारित हुआ था। ऑप्शन होगा करेक्ट सी। इसके अलावा 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट हुए थे वो बहुत सारे थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, लघु संविधान। हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी हैं। द ओल्डेस्ट इनहेबिटेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीनतम जो निवासी हैं वो हैं कोल।
ओके, कोल है, यहाँ पे कॉल लिख दिया लेकिन ये कोल होगा यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा कोल। भील हिमाचल में नहीं है, गोंड भी नहीं है और शक भी नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेत राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा वीरसेन। सुकेत किसका प्राचीन नाम था? सुकेत सुंदरनगर का प्राचीन नाम था। ओके, जो सुंदरनगर है आजकल, उसका नाम था पहले सुकेत, और जो सुंदरनगर शहर है उसका प्राचीन नाम था बनेड। ओके, बनेड, सुंदरनगर शहर का प्राचीन नाम बनेड, और ये जो आज का सुंदरनगर है इस राज्य का नाम था सुकेत। सुकेत राज्य की स्थापना की वीरसेन ने। वीरसेन के ही राजवंश के थे एक और राजा जिसका नाम था बाहुसेन। बाहुसेन ने की थी मंडी रियासत की स्थापना। ओके, क्योंकि ये मंडी रियासत और सुकेत रियासत एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, मंडी रियासत की स्थापना बाहुसेन ने की थी। कब की थी? 1000 एडी में, 1000 एडी में। और सुकेत राज्य की स्थापना वीरसेन ने की थी। वीरसेन ने की थी 765 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कसौली में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब हुआ? हिमाचल प्रदेश के कसौली में जो 1857 का विद्रोह था वो 20 अप्रैल 1857 को हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि 20 अप्रैल 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साच पास किस जिले में स्थित है? साच पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट साच पास इज लोकेटेड? साच पास चंबा में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा चंबा। ये रहा साच पास। साच पास देखिए चंबा और पांगी के बीच में है। चंबा पांगी के बीच में है साच पास। 4395 मीटर की हाइट पे है साच पास। कांगड़ा में जोत है, मकोड़ी जोत पूछ लेती है कहाँ है, तो कांगड़ा में है। ओके, मकोड़ी जोत। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज रेनफॉल है वो है 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 160 सेंटीमीटर। हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष पूरे साल में 1600 मिलीमीटर की बारिश होती है, जिसमें सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम होती है स्पीति में। स्पीति में केवल 50 मिलीमीटर ही बारिश होती है। ओके, कहाँ पे? स्पीति में। लाहौल स्पीति के क्षेत्र में 50 mm बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा बारिश कांगड़ा के धर्मशाला में होती है 3400 मिलीमीटर। ओके, ये होती है धर्मशाला में। धर्मशाला में सबसे ज़्यादा 3400 मिलीमीटर, सबसे कम स्पीति में। सबसे ड्राई एरिया है हिमाचल प्रदेश का स्पीति वैली, 50 मिलीमीटर, और एवरेज रेनफॉल है 160 सेंटीमीटर हिमाचल की। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। टॉन्स नदी ये यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यमुना की सहायक नदी है टॉन्स। टॉन्स के अलावा यमुना की कौन सी सहायक नदी है? टॉन्स के अलावा यमुना की सहायक नदी है गिरी। गिरी रिवर याद रखें, जलाल हो गया, गिरी, टॉन्स, पब्बर, पब्बर के अलावा आंध्रा। ओके, ये यमुना की सहायक नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। ये केवल हिमाचल प्रदेश में केवल 22 किलोमीटर ही बहती है। सतलुज की सहायक नदी की बात करें, सतलुज नदी की सहायक नदियाँ बसपा रिवर, स्पीति रिवर, ये मेन नदियां हैं जो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा एक नोगली खड्ड है। ओके, रावी नदी की सहायक नदी एक तो सिउल नदी है, सिउल, साल, तुंडा, इनको याद रखें। ब्यास की भी देख ले अगर, ब्यास की सहायक नदी। कुल्लू में ब्यास की कौन सी है? एक तो सैंज है, सैंज, उहल, पार्वती, तीर्थन, ये कुल्लू में है। मंडी में कौन से है? सॉरी, ये जो उहल है ये मंडी में आती है। उहल, सोन, जीवनी, बेकर, ये मंडी की है। ओके, ब्यास की ट्रिब्यूटरी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं। तो कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में, पिन वैली नेशनल पार्क शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, लाहौल स्पीति में है। खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू में है। इंद्र किला नेशनल पार्क कुल्लू में है। 3 कुल्लू में है, 1 लाहौल स्पीति में है, और जो 5वां है वो सिरमौर में है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिरमौर में है। सिंबलवाड़ा से एस से सिंबलवाड़ा, एस से सिरमौर, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो ये 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के।
अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में 2025-26 में अभी? हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? डिप्टी स्पीकर है विनय कुमार, ऑप्शन होगा करेक्ट बी, विनय कुमार है डिप्टी स्पीकर। और स्पीकर कौन है? स्पीकर है कुलदीप सिंह पठानिया, ये स्पीकर है लोक विधानसभा स्पीकर। हट्टी समुदाय किस जिले से संबंधित है? हट्टी समुदाय ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से संबंधित है। ओके, हट्टी समुदाय सिरमौर में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिरमौर। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? पहले चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हमीदुल्ला बेग। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हमीदुल्ला बेग। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसी समय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई। कुफरी चंद्रमुखी किस्म है? कुफरी चंद्रमुखी इज द वैरायटी ऑफ, आलू की किस्म है कुफरी चंद्रमुखी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कुफरी चंद्रमुखी इज अ वैरायटी ऑफ पोटैटो। इन विच रिवर इज चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड? चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर स्थित है, चंबा में है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रावी रिवर। चमेरा जो प्रोजेक्ट है ये भी 3 है, चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3, 3 भाग हैं इसके प्रोजेक्ट के। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन NHPC लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की विच इज द फर्स्ट रीजनल फिल्म ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सांझ मूवी जो है हिमाचल प्रदेश की पहली रीजनल मूवी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? TVR टटाचारी हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहले लोकायुक्त जो हिमाचल प्रदेश की, इनकी नियुक्ति कब हुई? इनकी नियुक्ति हुई थी 17 अगस्त 1983। आप सन याद रखें, केवल 1983 को हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1983 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हमीरपुर बिकम अ डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश में जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो कब अस्तित्व में आया? हिमाचल का हमीरपुर जिला कब बना? तो 1972 में हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला बना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1972 को हमीरपुर जिला बना। हमीरपुर के अलावा ऊना बना था। ओके, हमीरपुर और ऊना ये 1972 में बने थे, कांगड़ा से टूट के, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ब्रेक हो गए। ओके, हमीरपुर, ऊना और हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का असली नाम क्या था? व्हाट वाज द तानसेन्स रियल नेम? रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रामतनु पांडे। रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? व्हेन वाज द रेगुलेटिंग एक्ट मेड? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये किसके द्वारा बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर कंट्रोल, उसके प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए। जो कलकत्ता का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना इसका जो उद्देश्य था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोर्न? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को, 1820 को 26 सितंबर को ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ। ये एक समाज सुधारक थे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था और इनके प्रयासों से ही हिंदू विडो रिमैरिज जो एक्ट था 1856 वो लागू हुआ था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके प्रयासों से ही लागू हुआ था। इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। ओके, ये याद रखें यहाँ से। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक तो महिला शिक्षा के समर्थक थे और विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन जो था वो भी इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 में हुआ। कहाँ हुआ? टंकारा में, टंकारा में हुआ। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका एक स्लोगन था, इनका एक नारा था। वो नारा क्या था आपको पता है?
वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। इंग्लिश में बोलें तो बैक टू द वेदास। इनकी एक बुक भी है, प्रसिद्ध बुक है, जिससे क्वेश्चन पूछा था कि इनकी बुक कौन सी थी, तो इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। ये फैक्ट्स यहाँ पे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने यूपीएस पेंशन को कब मंजूरी दी थी? तो 2024 में 24 अगस्त को यूपीएस को मंजूरी दी थी केंद्र सरकार ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? पिट्स इंडिया एक्ट, व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट इनेक्टेड? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट द यंगर के नाम पे रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ावा देना इस पिट्स इंडिया एक्ट का काम था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भारत की जो पॉलिटिकल पावर है वो हमारे हाथों में रहे, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी और वो भी धीरे धीरे ग्रो हो रही थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। 1556 यानी ऑप्शन ए 1556 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। कौन जीता था? अकबर इस युद्ध को जीता था, जो कि डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। इसके अलावा ये तो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी 1556 की। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। 1526 में बाबर का शासन था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, और दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा कब हुआ था? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली जिसमें जीता था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ कब मैत्री संधि की थी? व्हेन डिड ब्रिटिश मेक फ्रेंडशिप ट्रीटी विद राजा रणजीत सिंह? ब्रिटिशर्स ने राजा रणजीत सिंह के साथ, महाराजा रणजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी 1809 में। ओके, इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसे अमृतसर संधि द्वारा मित्रता भी कहा जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? हु सेड दिस? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये कहा था डीके बउआ ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डीके बउआ। यह नारा इंदिरा गांधी के समर्थन में दिया गया था। देवकांत बोहरा इनका पूरा नाम था। बउआ यहाँ पे लिखा है हिंदी में, लेकिन बोहरा है एक्चुअली, क्योंकि देवकांत बोहरा ने ये स्टेटमेंट दी थी। ये कब दी थी? जब इमरजेंसी लगी थी 1975 के दौरान। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। किसी भी कैंडिडेट का अगर हिंदी टैट का एग्जामिनेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, हम आपको रीच आउट कर लेंगे, हिंदी टैट का जिसका भी एग्जामिनेशन है। बाकी आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक मैंने बताया वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना कमेंट जरूर लिखें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक आप और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।